Hello, Aisha Nawaz welcomes you in this lecture. So we are continuing the chapter number 5 Matter and Magnetism. So इस लेक्चर में हम देखेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में और कुछ मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। इसके पहले हमने प्रीवियस लेक्चर्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स देखे रिगार्डिंग द मैग्नेटिज्म इन द करंट कैरिंग लूप, मैग्नेटिज्म इन द करंट कैरिंग सोलेनॉइड एटसेट्रा एटसेट्रा। और अब इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में। अब देखिए, हमें पता है बेसिकली कि जब भी हम किसी मैग्नेटिक निडल को या मैग्नेटिक कंपास को किसी पर्टिकुलर सरफेस पर रखते हैं तो उसकी मैग्नेटिक निडल की नॉर्थ और साउथ जो हेड्स हैं वो जियोग्राफिकल नॉर्थ और साउथ को रिप्रेजेंट करते हैं। किस तरह से? सपोज़ ये आपकी मैग्नेटिक कंपास या मैग्नेटिक निडल है, इसके अंदर जो मैग्नेटिक निडल होती है इसका जो एरो हेड होता है वो हमेशा ज्योग्राफिकल नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है ना। मतलब हमें नॉर्थ डायरेक्शन बताता है, हम कहते हैं भाई इस तरफ नॉर्थ डायरेक्शन है, और ऑब्वियसली इसका जो अपोजिट होता है वो साउथ डायरेक्शन होता है। हमें ये पता है बहुत अच्छे से कि जब भी हम किसी मैग्नेट की बात करते हैं तो मैग्नेट का अट्रैक्शन और रिपल्शन सिर्फ और सिर्फ अदर मैग्नेट से या फिर अदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखने वाले मटेरियल से ही पॉसिबल है। हाउ इट इज़ पॉसिबल कि ये मैग्नेटिक निडल जो मैग्नेटिक निडल है हमारी, ये इस तरह से ओरिएंट हो रही है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, नॉर्थ और साउथ की तरफ। यहाँ से एक चीज़ ये प्रूफ होती है कि कहीं ना कहीं अर्थ में भी मैग्नेटिज्म है, अर्थ में भी मैग्नेटिक मटेरियल लाई करते हैं, या फिर अर्थ भी अपने आप में एक मैग्नेट हो सकता है, या फिर अर्थ में भी कहीं ना कहीं मैग्नेट छुपा हुआ है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं और ऑब्वियसली इसके आंसर्स भी फाइंड आउट किए गए। Whenever a bar magnet is suspended freely near the equator, its N pole points toward the geographical north and S pole towards the geographical south of the earth। ठीक है, जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि जब भी हम किसी मैग्नेटिक निडल को या फिर मैग्नेट को फ्रीली, अगर इसकी जगह कोई मैग्नेट होता, बार मैग्नेट होता सपोज, तो बार मैग्नेट को भी सपोज अगर आप सस्पेंड करते, सो ऑब्वियसली सी बात है उस बार मैग्नेट का भी जो नॉर्थ पोल होता और साउथ पोल होता वो ऑब्वियसली इस जियोग्राफिकल नॉर्थ और जियोग्राफिकल साउथ को रिप्रेजेंट कर रहे होते। ठीक है, सो विलियम गिलबर्ट सजेस्टेड विलियम गिलबर्ट सजेस्टेड दैट अर्थ इटसेल्फ बिहेव्स एज ए ह्यूज मैग्नेट, है ना। विलियम गिलबर्ट ने कहा था कि अर्थ अपने आप में कैसा एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, ह्यूज मैग्नेट है। इट या अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकता है या बिहेव करता है। It was assumed that the huge magnet is lying deep inside the earth with its S pole towards the geographical north and N pole towards the geographical south of the earth। ऑब्वियसली सी बात है, जैसा हमने कहा था कि मैग्नेट जो होता है वो हमेशा अपने अपोजिट पोल की तरफ अट्रैक्ट होता है और सेम पोल की तरफ या लाइक पोल की तरफ से रिपेल होता है। ठीक है, ऑब्वियसली सी बात है अगर दो मैग्नेट्स हैं हमारे पास, एक का साउथ पोल और दूसरे का नॉर्थ पोल, ऑब्वियसली ये दोनों पोल्स आपस में एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, है ना। ये हमने पढ़ा है और यही थ्योरी हम यूज़ करते हैं। ऑब्वियसली अगर दो सेम पोल्स होंगे, ठीक है, ये सपोज ये भी नॉर्थ ये भी नॉर्थ, तो हमेशा ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लेकिन यहाँ पर इस केस में क्या होता है, जब हम किसी कंपास को रखते हैं किसी सरफेस पर या फिर किसी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं एयर में, यहाँ पर जो इन निडल्स का या फिर बार मैग्नेट का रोटेशन या ओरिएंटेशन होता है, ठीक है, ये एग्जाम्पल है अट्रैक्शन का कि ये किसी न किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अट्रैक्ट हो रहे हैं। ऑब्वियसली सी बात है, यहाँ से एक चीज़ ये प्रूफ होती है कि अब अगर ये मैग्नेटिक निडल का नॉर्थ पोल है, ठीक है, बड़ी सिंपल सी कॉन्सेप्ट है कि अगर ये मैग्नेटिक निडल का नॉर्थ पोल है, ठीक है, ये मैग्नेटिक निडल का साउथ पोल है, ठीक है, ऑब्वियसली ये नॉर्थ पोल, ये वाला नॉर्थ पोल ऑब्वियसली किसी ना किसी साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होगा। तो यहाँ से ये प्रूफ होता है कि इस तरफ कहीं ना कहीं साउथ पोल होगा, और ये कौन सा है, मैग्नेट का साउथ पोल, और ये किसका मैग्नेट है, ऑब्वियसली अर्थ का मैग्नेट। ऑब्वियसली ये अर्थ के मैग्नेट के साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होगा, और मैग्नेटिक निडल का जो साउथ पोल है ऑब्वियसली ये अर्थ के का जो मैग्नेट है या फिर अर्थ का मैग्नेटिज्म है उसके नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ से एक कंसिडरेशन हमें ये मिलता है कि जो जियोग्राफिकल नॉर्थ है एक्चुअल में वहाँ पर उसके पास में मैग्नेटिक साउथ पोल भी है, और जो ज्योग्राफिकल साउथ पोल है वहाँ पर अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल भी है। ठीक है, इसी वजह से हमें एक मैग्नेटिक निडल जो है वो बिल्कुल करेक्ट ओरिएंटेशन देती है। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में इस मैग्नेटिक निडल का जो नॉर्थ पोल है वो ओरिएंट हो रहा होता है उस वक्त ज्योग्राफिकल मैग्नेटिक साउथ पोल की तरफ, और मैग्नेटिक साउथ पोल की तरफ ही कौन सा है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल।
इसलिए हमें ऐसा लगता है कि मैग्नेटिक नॉर्थ पोल जो है या फिर मैग्नेटिक निडल का नॉर्थ नॉर्थ जो टर्मिनल है वो हमें जियोग्राफिकल नॉर्थ को दिखा रहा है. So easily explain as to why the N pole of the freely suspended bar magnet always points toward the geographical north and earth of the earth. It may be pointed out that the line joining the geographical north and south of the earth called the geographic axis, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक पिक्चर नज़र आ रही है आपको. यहाँ पर देखिए सपोज ये जो स्फीयर नज़र आ रहा है, दिस इज अ अर्थ. ठीक है, इस अर्थ के का ये जो वर्टिकल एक्सिस आपको इजीली नज़र आ रही है, आपको ये पता होगा कि जो अर्थ है वो बेसिकली अपने एक्सिस से थोड़ा सा इंक्लाइंड है, अपने एक्सिस से थोड़ा सा इंक्लाइंड है. इस तरह से यहाँ पर इंक्लाइनेशन है और ये इंक्लाइनेशन है लगभग 20 डिग्री से 23 डिग्री तक का. ठीक है, सो अर्थ ये जो स्फेयर है, इस स्फेयर से वर्टिकली जो आपको लाइन नज़र आ रही है, डॉटेड लाइन, इसे हम कहते हैं जियोग्राफिक एक्सिस. और इस जियोग्राफिक एक्सिस बेसिकली पास होता है जियोग्राफिकल नॉर्थ और जियोग्राफिकल साउथ से. आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है जियोग्राफिकल नॉर्थ और दिस इज जियोग्राफिकल साउथ. सो जियोग्राफिकल नॉर्थ और जियोग्राफिकल साउथ से जो एक्सिस पास हो रही है, दिस इज कॉल्ड द जियोग्राफिक एक्सिस. सो it may be pointed out that the line joining the geographic north and south of the earth called the geographic axis, it is also called the geographical NS line. It makes the small angle almost equal to 20 degree with the magnetic axis that are basically passing through the magnetic north and magnetic south pole. आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत अच्छे से कि यहाँ पर ये जो लाइन है आपकी, दिस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक एक्सिस. दिस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक एक्सिस. और मैग्नेटिक एक्सिस पास होता है मैग्नेटिक साउथ पोल से मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल से ये पास होता है. ऑब्वियसली यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि मैग्नेटिक एक्सिस जो है वो जियोग्राफिक एक्सिस से थोड़ा सा इंक्लाइंड है और ये इंक्लाइनेशन कितना है, लगभग 20 डिग्री के आसपास. जैसा मैंने अभी आपसे कहा 20 डिग्री से 23 डिग्री तक का होता है ये. ठीक, सो ऑब्वियसली सी बात है, अब अगर यहाँ पर साउथ पोल भी है, नॉर्थ पोल भी है, मैग्नेट का अर्थ का मैग्नेटिक का साउथ पोल भी है और नॉर्थ पोल भी मौजूद है, तो ऑब्वियसली यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होगी क्योंकि इसका मैग्नेटिक इफेक्ट है और मैग्नेटिक इफेक्ट को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के थ्रू ही शो करते हैं. तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी आप देख सकते हैं और इसकी डायरेक्शन अगर आप देखेंगे तो देखिए आउटसाइड द अर्थ, ये अर्थ है, आउटसाइड द अर्थ आप देखेंगे नॉर्थ टू साउथ. कौन सा वाला नॉर्थ? मैग्नेटिक नॉर्थ. मैग्नेटिक नॉर्थ कहाँ पर है? जियोग्राफिकल साउथ की तरफ. सो मैग्नेटिक नॉर्थ से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हुई कहाँ जा रही है? मैग्नेटिक साउथ की तरफ. मैग्नेटिक साउथ की तरफ आप देख सकते हैं इस तरह से. ठीक है, और इनसाइड द अर्थ ऑब्वियसली इसकी डायरेक्शन क्या होगी? मैग्नेटिक मैग्नेटिक साउथ से मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ. सो ऑब्वियसली यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होगी? क्लोज कर्व्स होंगे, क्लोज कर्व्स होंगे और बिल्कुल वही प्रॉपर्टीज़ इनकी होगी जो हमने पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की पढ़ी है. इसमें किसी तरह का कोई वेरिएशन नहीं होगा. सो हमें पता है कि अर्थ का रोटेशन होता है बेसिकली दो तरह से, एक अपने एक्सिस के अलाउंग और दूसरा सन के अराउंड. सो ऑब्वियसली यहाँ पर अर्थ का जो रोटेशन होता है वो बेसिकली जियोग्राफिकल एक्सिस के अराउंड होता है. सो द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द जियोग्राफिक एक्सिस एंड द पॉइंट्स वेयर इट passes थ्रू द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द जियोग्राफिक पोल्स. ठीक है, सो जियोग्राफिक एक्सिस जिन पोल्स से पास हो रहे हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, उसे हम क्या कहेंगे? जियोग्राफिक पोल्स. The point NS represents the geographic north and south poles. The great circle on the Earth's surface perpendicular to the geographic axis called the equator. सो ऑब्वियसली यहाँ पर ये जो ग्रेट सर्कल नज़र आ रहा है, ग्रेट सर्कल हम इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सबसे बड़ा डायामीटर होता है इस पर्टिकुलर अर्थ की रीजन का. सो ऑब्वियसली ये जो ग्रेट सर्कल है ये हमें क्लियरली दिख रहा है, ये जियोग्राफिक एक्सिस से 90 डिग्री पर है. ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड द इक्वेटर. ठीक है, तो इक्वेटर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द जियोग्राफिक एक्सिस. ये इक्वेटर है और ये इक्वेटर ऑब्वियसली परपेंडिकुलर टू द जियोग्राफिक एक्सिस है. A vertical line passing through the geographic axis is called the geographic meridian. ये जियोग्राफिक एक्सिस है. ठीक है, ये जियोग्राफिक एक्सिस से अगर कोई वर्टिकल, दिस इज जियोग्राफिक एक्सिस, आप देख सकते हैं इस जियोग्राफिक एक्सिस से वर्टिकली पास होने वाली कोई लाइन होगी. ठीक है, ऑब्वियसली हम उसे इस तरह से देख सकते हैं. देन द एक्सिस ऑफ द ह्यूज मैग्नेट एज्यूम टू बी लाइंग इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड द मैग्नेटिक एक्सिस. आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसा हमने कहा था कि ये जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल होंगे किसके? मैग्नेटिक साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ ऑफ द अर्थ. इनसे पास होने वाली जो लाइन होगी उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक एक्सिस. और ऑब्वियसली सी
बात है इस मैग्नेटिक एक्सिस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी यहाँ पर एक इक्वेटर होगा, ठीक है, एक इक्वेटर होगा या एक ग्रेट सर्कल होगा जिसे हम कहेंगे मैग्नेटिक इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर। और ऑब्वियसली ये जो मैग्नेटिक इक्वेटर होगा आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो डॉटेड इक्वेटर आपको नज़र आ रहा है, ये डॉटेड इक्वेटर इस मैग्नेटिक एक्सिस से कितना होगा 90 डिग्री पर होगा, ठीक है, तो इसके परपेंडिकुलर होगा ये। सो ये कहलाएगा मैग्नेटिक इक्वेटर। और जिस तरह से यहाँ पर एक ज्योग्राफिक मेरिडियन था उसी तरह से यहाँ पर भी जो वर्टिकल एक्सिस है या मैग्नेटिक एक्सिस है उस मैग्नेटिक एक्सिस से वर्टिकली पास होगा एक और प्लेन जिसे हम कहेंगे मेरिडियन या मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। सो यहाँ से हमें एक चीज़ ये क्लियर हो गई है कि यहाँ पर हमेशा अर्थ में एक ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ के अलावा या उसके साथ साथ एक मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ भी होता है जो ऑब्वियसली एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मतलब जहाँ पर ज्योग्राफिक नॉर्थ होगा वहाँ पर मैग्नेटिक साउथ होगा और जहाँ पर ज्योग्राफिक साउथ होगा वहाँ पर मैग्नेटिक नॉर्थ होगा। और ऑब्वियसली सी बात है, देखिए यहाँ से इंक्लाइनेशन हमें ये बता रहा है कि ये हमेशा दोनों कोइंसाइड नहीं करेंगे। मतलब कभी भी मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिक एक्सिस एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं करेगी। इसका मतलब ये भी है कि ज्योग्राफिक नॉर्थ पर ही मैग्नेटिक साउथ नहीं होगा और ज्योग्राफिक साउथ पर ही मैग्नेटिक नॉर्थ नहीं होगा, बल्कि एक दूसरे से कुछ दूरी पर होंगे। इनकी जो डिस्टेंस है वो लगभग प्रैक्टिकली एग्जिस्ट जो करती है वो लगभग लगभग होती है 1600 किलोमीटर तक की इनकी डिस्टेंस है आपस में, ठीक है। सो ऑब्वियसली अगर कोई मैग्नेटिक निडल हमें ओरिएंट करके बता रही है, मैग्नेटिक निडल ऑब्वियसली किस डायरेक्शन में ओरिएंट होगी, मैग्नेटिक निडल तो हमेशा मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ की डायरेक्शन में ही ओरिएंट होगी, ठीक है। सो ऑब्वियसली अगर ये हमें कोई ओरिएंटेशन नॉर्थ का बता रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली नॉर्थ उसी डायरेक्शन में है। ऑब्वियसली नॉर्थ की डायरेक्शन उससे थोड़ी सी इंक्लाइंड होगी। अब अगर अर्थ के मैग्नेटिक इफेक्ट की हम बात करें तो अर्थ का मैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है वो काफ़ी दूरी तक होता है। हम कह सकते हैं कि इस अर्थ के सेंटर से लगभग लगभग 30,000 किलोमीटर तक का इसका इफेक्ट होता है, ठीक है। 30,000 किलोमीटर तक का अर्थ इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट अर्थ का होता है। और ये 30,000 किलोमीटर अगर हम देखें तो ये लगभग अर्थ की रेडियस का 5 टाइम्स है। अर्थ की रेडियस का 5 टाइम्स, अर्थ की रेडियस होती है लगभग 6,378 किलोमीटर, ठीक है। ऑलमोस्ट इसका 5 टाइम्स ये 30,000 किलोमीटर है ऑलमोस्ट। अब बात ये है कि अर्थ में मैग्नेट आया कहाँ से, अर्थ में मैग्नेट आया कहाँ से। अर्थ में कहीं पर भी मैग्नेट ऐसा छुपा हुआ नहीं मिला, जो भी रिसर्च की गई कहीं पर भी अर्थ में ऐसा मैग्नेट छुपा हुआ नहीं मिला। तो फिर अर्थ में मैग्नेट आया कहाँ से या फिर अर्थ अपना मैग्नेटिज्म शो क्यों कर रहा है। तो इस पर काफ़ी रिसर्च हुई और अलग अलग थ्योरीज आई, अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अलग अलग रिसर्च के हिसाब से अलग अलग इसकी थ्योरीज दी। उनमें से कुछ थ्योरीज के बारे में डिस्कस करेंगे हम। It may be pointed out that the source of the earth magnetism is not a large solid mass of the magnetic material located inside the earth, ठीक है। अर्थ का मैग्नेटिज्म इस वजह से नहीं है कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ा मैग्नेट मटेरियल अर्थ के अंदर छुपा हुआ है, ऐसा इस वजह से नहीं हो रहा है, ठीक है। It is guessed that earth magnetism is due to the molten charge metallic fluid, है ना। अर्थ के कोर में या अर्थ में जो मोल्टन मटेरियल है ना, पिघला हुआ मटेरियल है जिस लाइक द लावा। सो इस तरह का जो मोल्टन मटेरियल है इसका जो फ्लो है, इस मोल्टन मटेरियल का जो फ्लो है, ठीक है, यही बेसिकली मैग्नेटिज्म की वजह है। इट गिव्स राइज टू द करंट फ्लोइंग इनसाइड द कोर ऑफ द अर्थ। ये जो मटेरियल है, इस तरह का जो मेटलिक मटेरियल है, ये जब पिघल कर फ्लो होता है तो ये करंट को क्रिएट करता है और वो करंट की वजह से ही क्या होता है, मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है। क्योंकि हमने देखिए पढ़ा है कि हमेशा हमेशा जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर से करंट फ्लो होती है तो उसके सराउंडिंग मैग्नेटिज्म क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर भी एजम्पशन था, ये ऐसा गैस किया गया कि अर्थ के कोर में या अर्थ के इनसाइड जो भी फ्लूइड मोल्टन मटेरियल है, फ्लूइड मोल्टन मेटलिक मटेरियल है, ठीक है, ये जब फ्लो हो रहा होता है तो इसके फ्लो होने की वजह से वहाँ पर एक करंट फ्लो होती है और उस करंट की वजह से ही मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है। सो द कोर हैज़ ए रेडियस ऑफ अबाउट द 3,500 किलोमीटर, है ना। अर्थ का जो कोर है वो लगभग 3,500 किलोमीटर का होता है और अप टू अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 3 × 10⁴ किलोमीटर, जैसा मैंने अभी आपसे कहा था लगभग 30,000 किलोमीटर तक द मैग्नेटिक फील्ड इज इंटायरली ड्यू टू द अर्थ मैग्नेटिज्म, ठीक है। अर्थ का जो मैग्नेटिज्म इफेक्ट होता है वो लगभग अर्थ से 30,000 किलोमीटर तक का होता है, जो लगभग 5 टाइम्स ऑफ द अर्थ रेडियस है। At the larger distances, the motion of the ions influence the earth magnetic field, है ना।
अर्थ के सराउंडिंग एनवायरनमेंट में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे आयन्स हैं, ठीक है, जो कंटिन्यूसली आयोनाइज्ड होते रहते हैं। और ऑब्वियसली जब ये आयोनाइज्ड होते हैं तो ऑब्वियसली इनके पास चार्ज होता है, ठीक है, और ये चार्ज पार्टिकल्स जब फ्लो होते हैं एनवायरनमेंट में तो ऑब्वियसली एक करंट को क्रिएट करते हैं, क्योंकि चार्जेस का फ्लो ही तो करंट होता है। और जब ये चार्जेस फ्लो होते हैं तो ऑब्वियसली चार्जेस के फ्लो होने की वजह से करंट का फ्लो होता है, और यही करंट वजह बनती है मैग्नेटिज्म की। सो इस तरह से बहुत सारी थ्योरीज हैं जो अर्थ के मैग्नेटिज्म को डिफाइन करती है। द मोशन ऑफ द आयंस इज अफेक्टेड बाय द थिन हॉट गैसेज एक्सपेल्ड बाय द सन, इट इज़ कॉल्ड द सोलर वाइंड, ठीक है। कई बार जो चार्जेस का जो मोशन है वो सन रेडिएशंस की वजह से भी अफेक्ट होता है, क्योंकि सन रेडिएशंस भी कैसी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस तरह के पार्टिकल से जब टकराती है, इनसे कोलाइड होती है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर चार्जेस का ट्रांसफ़र होता है, और चार्जेस का ट्रांसफ़र हो रहा होता है, उसकी वजह से जो करंट फ्लो होती है सराउंडिंग एनवायरनमेंट में, जो अर्थ मैग्नेटिज्म की वजह बन रही है, जैसा कि थ्योरीज दी गई, ठीक है। ऑब्वियसली वो जो फ्लो है चार्जेस का उसे हम सोलर वाइंड भी कहते हैं, ठीक है। सो द मोशन ऑफ द आयंस इज अफेक्टेड बाय द थिन हॉट गैस एक्सपेल्ड बाय द सन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सोलर वाइंड। इन थ्योरीज के बाद में प्रोफेसर ब्लैकेट ने भी अपनी एक थ्योरी दी जो काफ़ी सटीक थ्योरी थी। प्रोफेसर ब्लैकेट ने कहा द अर्थ मैग्नेटिज्म इन डिटेल सजेस्टेड दैट सिंस एवरी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ द चार्ज पार्टिकल, जितना भी मटेरियल है, चाहे अर्थ के अंदर जो मटेरियल है वो या अर्थ के बाहर जो मटेरियल सराउंडिंग एनवायरनमेंट में है वो सब कुछ बेसिकली कहीं ना कहीं चार्ज पार्टिकल्स लाई करता है। क्यों? क्योंकि देखिए सभी जितने भी मटेरियल्स होते हैं वो एटम से मिलकर बनते हैं, और हर एटम्स में चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हर मटेरियल में मिलेगा। सो ऑब्वियसली substance is made up of the charged particles, protons and electrons, and hence substance rotating about an axis will become the magnetized, है ना। अब क्योंकि अर्थ रोटेट हो रही है, अर्थ रोटेट अगर हो रही है तो ऑब्वियसली अर्थ पर मौजूद जितने भी मटेरियल्स हैं वो भी रोटेट हो रहे हैं, और अर्थ पे मौजूद अगर मटेरियल रोटेट हो रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर चार्ज पार्टिकल्स रोटेट हो रहे हैं, और चार्ज पार्टिकल्स अगर रोटेट हो रहे हैं तो ऑब्वियसली सी बात है चार्जेस का फ्लो करंट होता है, और करंट के फ्लो होने की वजह से ही मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है। सो ऑब्वियसली यहाँ पर प्रोफेसर ब्लैकेट ने ये कहा, जो काफ़ी हद तक सटीक भी बैठा, कि अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है वो ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ है। अगर अर्थ का रोटेशन बंद हो जाए तो यहाँ का मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है वो ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ है। सो अर्थ मैग्नेटिज्म इज ऑल्सो ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस, इसके अपने एक्सिस के अलॉन्ग ही इसके रोटेशन की वजह से यहाँ पर अर्थ मैग्नेटिज्म क्रिएट हो रहा है, ठीक है। सो देयर इज अनदर थ्योरी अबाउट द अर्थ मैग्नेटिज्म, यहाँ पर एक और थ्योरी आई अर्थ मैग्नेटिज्म से रिलेटेड जो काफ़ी सिंपल सी थ्योरी थी। द गैसेज इन द एटमॉस्फेयर आर इन द आयोनाइज्ड स्टेट्स, जैसा मैंने अभी आपसे कहा, जितना भी हमारा एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट में जो भी गैसेज हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के पार्टिकल्स हैं, वो आयोनाइजिंग स्टेट्स के अंदर है, क्योंकि कंटिन्यूसली वो एक दूसरे के साथ में उनके पार्टिकल्स टकराते रहते हैं, और सन रेडिएशंस से भी टकराते हैं, और कंटिन्यूसली उनमें चार्जेस का ट्रांसफ़र होता रहता है। So the high energy radiation coming from the sun ionize the atoms in the upper part of the atmosphere, ठीक है, जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि जो सन रेडिएशंस होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, तो एटमॉस्फेयर का जो अपर पार्ट होता है वहाँ पर जो पार्टिकल्स होते हैं उनको बहुत जल्दी आयोनाइज करती है। सो रेडियो एक्टिविटी ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड द कॉस्मिक रेज ऑल्सो आयोनाइजिंग द गैसेस, और एटमॉस्फेयर में बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स भी हैं जो अपने में से रेडिएशंस को इमिट करते रहते हैं। सो ये रेडियो एक्टिविटी कहलाती है एटमॉस्फेयर की। तो इस तरह की रेडियो एक्टिविटी एटमॉस्फेयर की ये भी बहुत सारे पार्टिकल्स को आयोनाइज्ड करती रहती है, जिससे भी चार्जेस का फ्लो बना रहता है। सो ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, ठीक है, एंड ड्यू टू द एक्शन ऑफ दीज करंट्स द अर्थ इज मैग्नेटाइज्ड, ठीक है। सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरीज थी जो अर्थ मैग्नेटिज्म को डिफाइन करती है और हमें बताती है कि अर्थ में मैग्नेट एक्चुअल में आया कहाँ से, या फिर अर्थ एक मैग्नेटिक बॉडी की तरह क्यों बिहेव कर रहा है, ठीक है। इसके साथ में एक थ्योरीज और है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जिसा कहा गया कि द थर्ड व्यू रिगार्डिंग द अर्थ मैग्नेटिज्म इज दैट कोर ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ द आयरन एंड निकल। अर्थ का जो कोर है उसमें आयरन और निकल है, या ऐसा कहा गया कि अर्थ का जो कोर है वो आयरन और निकल मटेरियल से बना हुआ है। मैग्नेटिक मटेरियल है आयरन और निकल, ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल है। तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब ये है कि अगर अर्थ के कोर में
इस तरह के मटेरियल्स हैं आयरन और कोर जिसमें मैग्नेटिज्म बहुत जल्दी क्रिएट हो जाता है। तो ये भी अर्थ के रोटेशन के साथ में ही घूम रहे हैं, ये भी अर्थ के रोटेशन के साथ में, जब अर्थ अपने ऑन एक्सिस पे घूम रही है तो ऑब्वियसली यहाँ पर इनका भी रोटेशन हो रहा है, और जब इनका रोटेशन होता है सो यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिज्म क्रिएट होगा, क्योंकि यहाँ पर ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ बिहेव्स एज ए डायनेमो। और डायनेमो क्या होता है, सो इस तरह से अर्थ का कोर एक डायनेमो की तरह बिहेव करता है। और डायनेमो हमें पता है, हमने डीसी मोटर एसी मोटर पढ़ी है इसके पहले, ठीक है। सो डायनेमो की तरह अर्थ बिहेव करने लग जाती है और ऑब्वियसली सी बात है यहाँ पर मैग्नेटिज्म क्रिएट हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे थ्योरीज आई, जिसमें से कुछ थ्योरीज ये हैं जो काफ़ी सटीक बैठती है अर्थ मैग्नेटिज्म को डिफाइन करने के लिए, और जिससे हमें ये समझ में भी आता है कि हाँ ये रीजंस हो सकते हैं कि अर्थ में मैग्नेटिज्म है। अब अर्थ के मैग्नेटिज्म को समझने के बाद अब बात आती है अर्थ के मैग्नेटिज्म को कैलकुलेट करने की, ठीक है, अर्थ के मैग्नेटिज्म को डिफाइन करने की। तो कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं हमारे पास जिन पैरामीटर्स के बेसिस पे हम अर्थ मैग्नेटिक को डिफाइन कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक एलिमेंट्स, इन्हें हम कहते हैं मैग्नेटिक एलिमेंट्स। सो द फिजिकल क्वांटिटीज विच डिटरमिन द इंटेंसिटी ऑफ अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीटली बोथ इन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमें पता है, जिसे हमेशा हम कैपिटल बी से डिफाइन करते हैं और उसके ऊपर एक एरो भी लगाते हैं जो हमें ये बताता है कि इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। सो वेक्टर क्वांटिटी के लिए हमें मैग्नीट्यूड भी डिफाइन करना पड़ेगा और डायरेक्शन भी डिफाइन करनी पड़ेगी। सो फिजिकल क्वांटिटीज विच डिटरमिन द इंटेंसिटी ऑफ अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड completely in terms of the magnitude as well as in terms of the direction are called the magnetic elements, ठीक है। सो मैग्नेटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, मैग्नेटिक एलिमेंट्स बेसिकली अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन। इनमें से पहला एलिमेंट है मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। अब ये मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन क्या है, तो देखिए बड़ी सिंपल सी चीज़ है। डिक्लाइनेशन अभी हमने देखा कि अर्थ का मैग्नेटिक एक्सिस अर्थ के जियोग्राफिकल एक्सिस से कुछ इंक्लाइनेशन पर है, ठीक है। सो डिक्लाइनेशन एट ए प्लेस इज़ द एंगल बिटवीन द जियोग्राफिक मेरिडियन एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन। हम देख सकते हैं यहाँ पर बहुत अच्छे से इसे, सपोज ये अर्थ का जियोग्राफिक एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पर अर्थ का जो जियोग्राफिक एक्सिस अभी हमने जस्ट जो देखा था, यहाँ पर ये जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन हमें नज़र आ रहा है थीटा, ठीक है, ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बेसिकली क्या है, थीटा। अगर इसे ही हम थोड़ा सा 3D व्यू में यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, तो ये हमने देखा था मैग्नेटिक, दिस इज़ द मैग्नेटिक एक्सिस और दिस इज़ द जियोग्राफिकल एक्सिस। अगर हम इसे थोड़ा सा यहाँ पर एक मेरिडियन क्रिएट कर लें इस तरह से, ठीक है, और ऑब्वियसली सी बात है यहाँ पर भी एक मेरिडियन अगर क्रिएट कर लें हम, जियोग्राफिक मेरिडियन जिसे हम कहेंगे, ठीक है। सो ऑब्वियसली इनके बीच का जो एंगल होगा इस तरह से, इनके बीच का एंगल की हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा परफेक्टली नहीं बन पाया बट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। सो यहाँ पर भी ये जो है ए बी सी डी, सपोज ए बी सी डी इज़ अ जियोग्राफिक मेरिडियन और ए बी डैश सी डैश डी जो है वो है मैग्नेटिक मेरिडियन। तो इस मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल है थीटा, इसे ही हम कहते हैं मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। So it is called the magnetic declination. So declination at a place is the angle between the geographic meridian and the magnetic meridian, and it is denoted by the theta, ठीक है। So in the figure हम देख सकते हैं, if ABCD and AB'C' represents the magnetic and geographical meridians, then angle BAB' equal to theta represents the magnetic declination। हम देख सकते हैं यहाँ पर जो एंगल बी ए बी डैश जो थीटा है वो मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन को यहाँ पर शो कर रहा है। इट मीन्स कि मैग्नेटिक एक्सिस के इंक्लाइनेशन को शो कर रहा है, मैग्नेटिक मेरिडियन के इंक्लाइनेशन को शो कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक मेरिडियन का इंक्लाइनेशन विद रिस्पेक्ट टू जियोग्राफिक मेरिडियन, और इंक्लाइनेशन ऑफ मैग्नेटिक एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू जियोग्राफिक एक्सिस। इसके बाद एक और टर्म होती है मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन और डिप। अब मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन क्या होगा, देखिए हमने मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन पढ़ा था, अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन। अभी हमने जस्ट देखा था कि अर्थ जो है अपने एक्सिस से लगभग 20 डिग्री या 23 डिग्री झुकी हुई है थोड़ी सी, ठीक है, थोड़ी सी इंक्लाइंड है। सो डिप एट ए प्लेस इज डिफाइंड एज द एंगल मेड बाय द डायरेक्शन ऑफ अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सो ऑब्वियसली सी बात है, अगर अर्थ थोड़ी सी झुकी हुई है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी थोड़ा सा झुका हुआ होगा, या मैग्नेटिक फील्ड भी हल्का सा इंक्लाइंड होगा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का
अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अर्थ के हॉरिजॉन्टल सरफेस से, अर्थ की हॉरिजॉन्टल सरफेस से जितना एंगल क्रिएट कर रही है, ठीक है, जिसे हम नॉर्मली डेल से रिप्रेजेंट करेंगे, इसे ही हम कहते हैं मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन। सो मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन या डिप, जिसे हम डिप भी बोलते हैं बेसिकली, ठीक है, dip at a place is defined as the angle made by the direction of earth total magnetic field। अर्थ का जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो एंगल क्रिएट करेगा हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ द अर्थ से या फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से जो एंगल क्रिएट करेगा उसे हम कहेंगे मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन, या इसे हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं डेल से। इस फिगर में देख सकते हैं आप, ये सपोज अगर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला एरो, अगर ये एरो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ए बी, हॉरिजॉन्टल एक्सिस ए बी, इससे इसका जो इंक्लाइनेशन है दैट इज डेल, ये डेल क्या है, मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन। सो सपोज दैट small bar magnet is suspended freely at a point A and it points in the direction of AP। एक बार मैग्नेट को आपने सस्पेंड किया और सपोज ये इस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहा है या इस डायरेक्शन में ओरिएंट हो गया है वो, ठीक है, AP, देन AP द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड B। तो ऑब्वियसली जो अर्थ का अब जो बार मैग्नेट होगा वो किस डायरेक्शन में इंक्लाइंड होगा या किस डायरेक्शन में ओरिएंट होगा, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। सो ऑब्वियसली the line AP lies in the magnetic meridian, ठीक है। सो कंसिडर दैट AB इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन इन द मैग्नेटिक मेरिडियन। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये बेसिकली कौन है, मैग्नेटिक मेरिडियन था, A B' C' D। सो ऑब्वियसली इस मैग्नेटिक मेरिडियन में ही लाई कर रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड B। सो यहाँ पर सपोज AB, या AB क्या है, AB इज़ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। सो इस AB हॉरिजॉन्टल लाइन से इस मैग्नेटिक फील्ड का जो इंक्लाइनेशन है डेल, वही क्या क्या कहला रहा है यहाँ पर, मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन या डिप, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे इस कॉन्सेप्ट को। इसके बाद नेक्स्ट आता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये भी काफ़ी सिंपल सा पैरामीटर है। इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। अगर हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से इंक्लाइंड हमें नज़र आ रहा है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर को हम रिजॉल्व कर सकते हैं, वेक्टर के फैक्टर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सपोज ये हो गया उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग होगा। सो ए एल हो गया इस मैग्नेटिक अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ए एम जिसे हम बी वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये हो गया अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें, सो इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग है, इसे हम नॉर्मली ए बी से रिप्रेजेंट करेंगे, और इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे बी एच से, बी एच। और वहीं पर इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट कहलाएगा बी वी, ठीक है, जो जो वर्टिकल लाइन के अलोंग होगा, ठीक है। सो अब यहाँ पर अगर हम देखें, सो इस फिगर से हम बी एच और बी वी की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं बड़ा सिंपल तरीके से। देखिए किस तरह से, अगर सपोज़ हम यहाँ पर ध्यान दें, सो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस इज ए एल पी, एक क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम देखें ध्यान से तो इसका बेस, ये इसका एंगल कितना है, डेल, और जिस जिस पर्टिकुलर एज पर एंगल होता है वो क्या कहलाती है, बेस। तो ऑब्वियसली ये हो गया बेस, तो यहाँ पर बेस की वैल्यू हो गई बी एच, और हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास है बी। सो ऑब्वियसली यहाँ पर बेस और हाइपोटेनियस का रिलेशन कौन होता है, कॉस, तो हम यहाँ कर कैलकुलेट कर सकते हैं कॉस डेल। कॉस डेल हमें मिल जाएगा यहाँ पर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हो गया बी एच और हाइपोटेनियस हो गया बी। सो ऑब्वियसली बी एच की वैल्यू यहाँ से हमें निकल कर मिल रही है बी एच इज इक्वल टू बी कॉस डेल, ठीक है। तो यहाँ से हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का फार्मूला भी कैलकुलेट कर लिया कि अगर हमारे पास अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है तो ऑब्वियसली हम उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर भी कॉस डेल इज इक्वल टू हो गया बी एच अपॉन बी, और ऑब्वियसली बी एच की वैल्यू हो गई बी कॉस डेल।
इसी तरह से अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट को कैलकुलेट करना चाहें तो हम उसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए किस तरह से, अगर हम इस ट्रायंगल को देखें, इस ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल पी एम ए यहाँ पर ये वर्टिकल कंपोनेंट जो बेसिकली है इस राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टिकल है या परपेंडिकुलर है, ठीक है। और इसका हाइपोटेनियस भी हमें पता है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रिलेशन ट्रिग्नोमेट्री में होता है साइन थीटा। ऑब्वियसली यहाँ पर ये एंगल डेल है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, डेल, ठीक है, अल्टरनेट एंगल है। सो हम कह सकते हैं यहाँ पर साइन डेल अगर हम कैलकुलेट करें, सो साइन डेल हो जाएगा, दिस इज ए एम, ठीक है, परपेंडिकुलर ए एम डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस ए पी, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस ए पी, ठीक है। और यहाँ पर वैल्यू अगर हम पुटअप कर दें इनकी, तो ऑब्वियसली ए एम की वैल्यू है बी वी और ए पी की वैल्यू है यहाँ पर वी, तो ये हो गया साइन डेल। और ऑब्वियसली यहाँ से हमें मिल रहा है बी वी इज इक्वल टू बी साइन डेल, ठीक है। तो यहाँ से एक फार्मूला हमें मिल गया, बी वी इज इक्वल टू बी साइन डेल, ठीक है। आप देख सकते हैं साइन डेल इज इक्वल टू एम अपॉन ए पी और बी वी अपॉन बी हमने वैल्यू पुटअप की और फाइनली बी वी इज इक्वल टू बी साइन डेल, यहाँ पर हमारा वर्टिकल कंपोनेंट हमें मिल गया। अब फाइनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट अगर हमने कैलकुलेट कर लिए हैं तो हम इनमें आपस में रिलेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए किस तरह से, जो बी एच कॉस, बी एच इज इक्वल टू बी कॉस डेल और बी वी इज इक्वल टू बी साइन डेल है, इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड करते हैं। तो हमने सबसे पहले एल एच एस का स्क्वायर किया और इनको ऐड किया, तो बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर। इसी तरह से इसके आर एच एस को हमने स्क्वायर किया, ऐड किया, तो ये हो गया बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल। यहाँ से हमने बी स्क्वायर कॉमन निकाला, बी स्क्वायर कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा, कॉस स्क्वायर डेल प्लस साइन स्क्वायर डेल। और यहाँ पर बचा बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर। हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले से कॉस स्क्वायर डेल प्लस साइन स्क्वायर डेल की वैल्यू हो जाएगी 1, सो हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू 1 बी स्क्वायर। और यहाँ बचा बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर। तो यहाँ से हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ द बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हमें ये शो हो रहा है कि अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट्स की वैल्यू है तो हम उसकी मदद से अर्थ के टोटल मैग्नेटिक फील्ड को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें अर्थ के टोटल मैग्नेटिक फील्ड, उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के वर्टिकल कंपोनेंट के बारे में एक रिलेशन यहाँ पर बहुत अच्छा मिल गया। और ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर फार्मूले से तो हमें क्या मिलेगा, इस फार्मूले से हमें अर्थ का मैग्नीट्यूड, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलेगा। अब क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी हमें कैलकुलेट करनी होगी। तो डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, बी वी साइन थीटा से या बी वी साइन डेल को डिवाइड करेंगे बी एच इज इक्वल टू बी कॉस डेल से। सो दिस हैज़ बिकम बी साइन डेल डिवाइडेड बाई बी कॉस डेल, तो ये हो जाएगा बी वी अपॉन पी एच। अब हमें पता है बेसिकली बी से बी कैंसिल आउट होगा और साइन डेल अपॉन कॉस डेल हो जाएगा टेन डेल, ये हो गया बी वी अपॉन बी एच। तो यहाँ से हमें एंगल डेल की वैल्यू भी कैलकुलेट हम कर सकते हैं, ये हो जाएगा लगभग टेन इनवर्स बी वी डिवाइडेड बाई बी एच। तो ये एक फार्मूला हमारे पास आ गया एंगल डेल कैलकुलेट करने का। अब इसी पर बेस्ड एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, चलिए वो देखते हैं। न्यूमेरिकल बड़ा सिंपल सा है, क्या कहता है न्यूमेरिकल, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज एट ए प्लेस इज रूट 3 टाइम्स ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, है ना। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस इज रूट 3 टाइम्स ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट इज बेसिकली रूट 3 टाइम्स ऑफ द वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी एच है। यहाँ पर ये रिलेशन हमें मिल गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ द डिप एट दिस प्लेस, एंगल ऑफ द डिप, हमें डेल की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, ठीक है। डेल हमें निकालना है यहाँ पर डिप। सो ऑब्वियसली क्या होगा, यहाँ पर अगर हमारे पास ये रिलेशन है तो हम यहाँ से बी वी अपॉन बी एच कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने बी वी अपॉन बी एच कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ऑब्वियसली बी वी अपॉन बी एच यहाँ पर हमें मिल जाएगा रूट 3, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पता है बी वी अपॉन बी एच कहाँ से आता है, टेन डेल से आता है, मतलब टेन डेल इज इक्वल टू होता है बी वी अपॉन बी एच। सो यहाँ पर इस इक्वेशन में बी वी की वैल्यू अगर हम पुटअप कर दे रूट 3 बी एच, ठीक है, तो यहाँ से बी एच से बी एच कैंसिल आउट होगा, क्या बचेगा, ओनली रूट 3। और यहाँ से हम डेल इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि देखिए टेन डेल की वैल्यू आ गई रूट 3, टेन डेल की वैल्यू रूट 3 है। और ऑब्वियसली टेन 60 की वैल्यू भी क्या होती है, रूट 3 होती है। तो यहाँ से हमें पता चल गया है डेल की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री।
तो काफ़ी सिंपल सा न्यूमेरिकल था अर्थ के मैग्नेटिक कंपोनेंट्स को समझने के लिए। अब देखिए यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं, दैट इज़ मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक मटेरियल्स, क्योंकि अब मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन कौन से होंगे, क्योंकि जैसा हमने अभी आपसे कहा कि मैग्नेट बेसिकली क्या एक प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल की, मैग्नेटिज्म एक प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल की। सो ऑब्वियसली ऐसे कौन कौन से मटेरियल होंगे जो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी रखते होंगे। तो एक्चुअल में जितने मटेरियल्स होते हैं लगभग सभी में कुछ ना कुछ मैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज़ तो होती ही होती है, लेकिन इंपॉर्टेंट टर्म्स की किसी में ज़्यादा होती है और किसी में कम होती है, किसी में बहुत जल्दी एक्साइट हो जाती है, किसी में एक्साइट नहीं होती। सो ऑब्वियसली इसी बेसिस पर मैग्नेटिक मटेरियल्स को कैटेगराइज किया जाता है। सो iron and the steel are not only the substance, iron or steel are not only the substance which are attracted by the magnet or which can be magnetized. In fact, all the substance possesses the magnetic properties. All the substances possess the magnetic properties. On the basis of their magnetic behavior, Faraday divided the magnetic material into the three classes. ठीक है, सो फेराडे ने मैग्नेटिक मटेरियल्स को थ्री क्लासेस में डिवाइड किया। सबसे पहली क्लास है इसमें डायामैग्नेटिक मटेरियल, डायामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, सो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं? सो दो सब्सटेंस विच व्हेन प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड आर फीबली magnetized in the direction opposite to that of the magnetizing field are called the diamagnetic substances. सो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जिन मटेरियल्स को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, सपोज यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, लेट अस कंसीडर कि ये नॉर्थ से साउथ की तरफ एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। आप देख सकते हैं इस तरह से एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जिसकी डायरेक्शन आपको क्लियरली नज़र आ रही है। अब डायामैग्नेटिक मटेरियल्स को अगर इसके अंदर रखा जाए, सपोज एक डायामैग्नेटिक मटेरियल्स है, ये मटेरियल का पीस है, सपोज इसके अंदर इसे रखा, तो इस मटेरियल के अंदर भी मैग्नेटिज्म क्रिएट होगा, लेकिन उस मैग्नेटिज्म की जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगी, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। सो यहाँ पर इसका नॉर्थ पोल क्रिएट होगा, इसका साउथ पोल। मतलब डायामैग्नेटिक मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनको अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, सो उसके अंदर जो मैग्नेटिक कंपोनेंट्स होता है वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है, एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है। और ये जो मैग्नेटिज्म होता है इसका बहुत ज़्यादा पुअर होता है, वेरी वीक। ठीक है, वीक, और वो भी कैसा, वेरी, बहुत ज़्यादा वीक होता है ये। So those substances which when placed in the magnetic field are feebly magnetized in the direction opposite to that of the magnetizing field are called the diamagnetic material. और ये जो मटेरियल्स होते हैं, when the diamagnetic substance is placed inside the external magnetic field inside the diamagnetic is found to be slightly less. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है नॉर्मली डायामैग्नेटिक मटेरियल में कैसा होता है, बहुत कम होता है, स्लाइटली लेस होता है as compared to the external magnetic field. It is observed that when the diamagnetic sample is placed inside the non-uniform magnetic field, अगर हम non-uniform magnetic field में diamagnetic material को place करें, so it may be pointed out that the so obviously it tends to move from the stronger part to the weaker part of the magnetic field. डायामैग्नेटिक मटेरियल को अगर हम किसी नॉन यूनिफॉर्म एनवायरनमेंट में, नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम इसे रखते हैं, तो हमेशा ये स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड से वीकर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मोशन करता है या वीकर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाने की कोशिश करता है। ठीक है, सो नॉर्मली क्या होना चाहिए कि वीकर से स्ट्रॉन्गर की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अट्रैक्शन वहाँ पर बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर इसका उल्टा होता है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हुआ है, इसलिए ये हमेशा स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड से एक्सटर्नल जो हमारा इन्वायरमेंट है, एक्सटर्नल नॉन यूनिफॉर्म जो मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है, उसमें स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड से वीकर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ये मूव करने की कोशिश करता है। It may be pointed out that diamagnetic effects are too feeble to be detected. ये बहुत ज़्यादा वीक होता है, डायमैग्नेटिक इफेक्ट को डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल भरा होता है थोड़ा सा, अनलेस द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग। अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रखा है तो ही हम इसे डिटेक्ट कर पाएंगे, अदरवाइज डायमैग्नेटिक मटेरियल्स को डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसके अंदर का मैग्नेटिज्म इतनी जल्दी एक्टिवेट नहीं होता। सो बिहेवियर ऑफ द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। इस पर टेम्परेचर का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फर्दर द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हैज़ अ नेचर सिमिलर टू दैट ऑफ द डाई इलेक्ट्रिक हैविंग द नॉन पोलर एटम्स।
कुछ एग्जांपल्स भी है डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के, लाइक द कॉपर, जिंक, बिस्मथ, सिल्वर, गोल्ड, लीड, ग्लास, मार्बल, वाटर, हीलियम, आर्गन, सोडियम क्लोराइड एक्सेट्रा। आप देख सकते हैं यहाँ पर वाटर भी लिखा हुआ है, मतलब वाटर भी आपका एक क्या है, एक मैग्नेटिक मटेरियल है। सो ये एग्जांपल्स हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के। इसके बाद बात होती है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की। तो देखिए पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं। ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स नॉर्मली जब किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाते हैं तो इसके अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिज्म है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही मैग्नेटाइज होता है। मतलब पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं वो नॉर्मली स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसकी डायरेक्शन में ही मैग्नेटाइज होते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर जो मैग्नेटिज्म होता है वो एज़ कम्पेयर टू डायमैग्नेटिक थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक है, वीक तो होता है लेकिन बहुत ज़्यादा वीक नहीं होता, थोड़ा सा ज़्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग होता है। So those substances which when placed in the magnetic field are feebly magnetized in the direction of the magnetizing field are called the paramagnetic substance। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में नॉर्मली जो मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है या फिर जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज होता है जब किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के एसोसिएशन में, तो हमेशा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होता है। When the paramagnetic substance is placed inside the external magnetic field, the magnetic field inside the paramagnetic is found to be slightly greater than the external magnetic field। ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से थोड़ी सी ज़्यादा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमें महसूस होती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट भी आ गया और सेकंड जो मटेरियल है उसका खुद का भी मैग्नेटिक इफेक्ट यहाँ पर आ गया, तो इसलिए इनसाइड द मटेरियल थोड़ा सा ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाता है, इन कंट्रास्ट टू द बिहेवियर ऑफ द डायामैग्नेटिक, जबकि डायामैग्नेटिक में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि जब भी हम किसी पैरामैग्नेटिक मटेरियल को किसी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इन्वायरमेंट में रखते हैं, है ना, किसी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इन्वायरमेंट में जब हम इसे रखेंगे तो ये हमेशा कोशिश करता है वीकर मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाने के लिए। नॉन यूनिफॉर्म है मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए कहीं पर वीक होगा कहीं पर स्ट्रॉन्ग होगा, तो इसे हमेशा कोशिश करेगा वीकर मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होने के लिए या उस तरफ मोशन करने के लिए। ठीक है, सो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट टर्म होती है कि ये जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये डिपेंड होते हैं। ठीक है, टेम्परेचर में वेरिएशन की वजह से इनका मैग्नेटिज्म भी अफेक्ट होता है। ठीक, इनके अगर कुछ एग्जांपल्स की हम बात करें सो ये इनके एग्जांपल्स हो सकते हैं एल्यूमिनियम, सोडियम, एंटीमनी, प्लेटिनम, कॉपर, क्लोराइड एंड मैग्नीज, क्रोमियम, लिक्विड ऑक्सीजन एट्सेट्रा। ये सारे एग्जांपल्स हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के। अब पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के साथ में एक और इम्पॉर्टेंट टर्म आती है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। यस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मटेरियल्स होते हैं, मतलब सही मायनों में जिन्हें कहा जाता है भाई मैग्नेटिक मटेरियल, वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ही होते हैं। सो दो सब्सटेंस विच आर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। जब भी इन्हें किसी मैग्नेटिक इन्वायरमेंट में रखा जाता है तो इसका ये मैग्नेटाइज होता है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही मैग्नेटाइज होगा और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मैग्नेटाइज होगा। ठीक है, सो दो सब्सटेंसेज विच व्हेन प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज, या मैं ऐसा कहूँगा वेरी स्ट्रांगली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और इसलिए इन्हें हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। सो व्हेन द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज प्लेस्ड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस, इसके अंदर का जो मैग्नेटिज्म है वो बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है, जिसकी वजह से जब भी हम इसे किसी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक एनवायरनमेंट में रखते हैं तो ये हमेशा बहुत जल्दी क्विकली बहुत ही फास्ट वीकर मैग्नेटिक फील्ड से हायर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। सबसे बड़ी खास बात होती है टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, इस पर भी टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, बट एक पर्टिकुलर सर्टेन वैल्यू टेम्परेचर की होगी तभी जाकर इसके मैग्नेटिज्म को अफेक्ट कर पाएगी, अदरवाइज नहीं कर पाएगी। तो वो जो सर्टेन वैल्यू है, वो जो फिक्स वैल्यू है जिस पर इसका मैग्नेटिज्म अफेक्ट होता है, उसे हम कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर। कुछ एग्जांपल्स भी हैं यहाँ पर मैग्नेटिक मटेरियल्स के, ये हैं आयरन, निकल, जैसा भी हमने देखा था अर्थ के कोर में आयरन निकल होता है जो कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। इसके अलावा कोबाल्ट, एल्निको एट्सेट्रा, ये जो एग्जांपल्स हैं ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के, मतलब ये बहुत अच्छा मैग्नेटिज्म क्रिएट करते हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म को ऑफर करते हैं। सो
ये जो लेक्चर था बेसिकली ऑल अबाउट द अर्थ मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिज्म मटेरियल के बारे में था। सो इट वाज द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसे एटलीस्ट 2 से 3 बार ज़रूर देखिएगा ताकि आपको और ज़्यादा डीपली इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। थैंक यू।